हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के नेक्स्ट क्लास में। देखिए, लास्ट जो क्लास थी उसमें अपन ने पीएच को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे और आज की क्लास में अपना जो टॉपिक रहेगा वो है मृदा पीएच का महत्व। यानी फसलों के लिए, उनके उपजाऊपन के लिए, किसी प्रकार के पोषक तत्व के लिए या उस पोषक तत्व की प्राप्यता के लिए किसी मृदा पीएच का क्या महत्व होता है। ठीक है ना। तो आज का हेडिंग डालिए, मृदा पीएच का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ सोइल पीएच। मृदा पीएच का महत्व या इंपोर्टेंस ऑफ सोइल पीएच, मृदा पीएच का क्या महत्व होता है। देखिए, मृदा पीएच के महत्व में सबसे पहला जो हेडिंग है वो है मृदा पीएच का पोषक तत्वों की प्राप्यता पर प्रभाव। नंबर 1 पॉइंट जो है वो है मृदा पीएच का पोषक तत्वों की प्राप्यता पर प्रभाव। यानी मृदा पीएच किस प्रकार से पोषक तत्वों की प्राप्यता को घटाती है या बढ़ाती है। कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो कम पीएच पर अधिक उपलब्ध रहते हैं, कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो अधिक पीएच पर उपलब्ध रहते हैं। तो इस प्रकार से मृदा पीएच जो होती है वो पोषक तत्वों की प्राप्यता को किस प्रकार से प्रभावित करती है, वो इस बिंदु के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। काफी बड़ा टॉपिक रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए, दूसरा जो बिंदु है अपना मृदा पीएच का जो प्रभाव है वो है सूक्ष्म जीवों पर। तो नंबर 2, मृदा पीएच का सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव। मृदा पीएच का सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव यानी मृदा किस पीएच पर किस प्रकार के सूक्ष्म जीव अधिक मात्रा में पोषण करते हैं और वो क्या होते हैं, ज्यादा ग्रोथ या आपके ज्यादा एक्टिव होते हैं। आपको पता है सूक्ष्म जीव होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों के विघटन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तीसरा जो होता है वो मृदा पीएच का पौधों पर प्रभाव। मृदा पीएच का पौधों पर प्रभाव क्या पड़ता है। चौथा जो होता है वो मृदा पीएच का पादप रोगों पर प्रभाव। ध्यान रखना, कुछ रोग ऐसे होते हैं जो पीएच के कारण ही आते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप पीएच बदल दी जाए तो वो रोग का प्रभाव अपने आप क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है ना वो है मृदा पीएच का घास पर प्रभाव। घास पर प्रभाव। और नंबर 6 और लास्ट जिसको हम बोलते हैं वो है मृदा पीएच का मृदा के भौतिक गुणों पर प्रभाव। मृदा पीएच का मृदा के भौतिक गुणों पर प्रभाव। यानी मृदा पीएच मृदा के भौतिक गुणों को किस प्रकार से प्रभावित करती है। भुरभुरी प्रकार की मृदा होती है या उसकी जल संवर्धन क्षमता कैसी होती है या उसमें वातन की क्षमता कैसे होती है। तो आप हेडिंग डाल दो मृदा पीएच का महत्व और पहले सारे के सारे बिंदु लिख लो। मृदा पीएच किस किस प्रकार से क्या क्या इंपॉर्टेंस शो करती है। मृदा पीएच का पोषक तत्वों की प्राप्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है। मृदा पीएच का सूक्ष्म जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है। मृदा पीएच का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। मृदा पीएच का पादप रोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। मृदा पीएच का घास पर क्या प्रभाव पड़ता है। और मृदा पीएच जो है वो मृदा के भौतिक गुणों को किस प्रकार से प्रभावित करती है। ये सारे उतारने के बाद सबसे पहला हेडिंग डाल लेना, मृदा पीएच का पोषक तत्वों की प्राप्यता पर प्रभाव। सबसे इंपॉर्टेंट भी है, ये पोषक तत्वों की प्राप्यता को कम या ज्यादा कर देती है। कुछ पोषक तत्व होते हैं वो कम पीएच पर आसानी से उपलब्ध होते हैं, जबकि कुछ पोषक तत्व जो होते हैं वो अधिक पीएच पर क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। तो ये सारे के सारे उतार के और सबसे पहले डालो मृदा पीएच का पोषक तत्वों की प्राप्यता पर प्रभाव। जो मैं बता रहा हूँ आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मृदा पीएच का पोषक तत्वों की प्राप्यता पर। पोषक तत्वों की प्राप्यता यानी किसी पोषक तत्व का मृदा के द्वारा पौधों को उपलब्ध होना ही क्या कहलाता है, प्राप्यता।
तो आज का हेडिंग है मृदा पीएच का पोषक तत्वों की प्राप्यता पर प्रभाव। पहला हेडिंग, पहला महत्व या इंपॉर्टेंस मान लो या बुराई मान लो, कुछ भी मान लो, मृदा पीएच का पोषक तत्वों की प्राप्यता पर प्रभाव। सबसे पहले ये बताएंगे कि पोषक तत्वों की प्राप्यता क्या होती है और उसके बाद मृदा पीएच क्या रोल करती है, वो एग्जांपल से देखेंगे। तो देखो जी, सबसे पहले पोषक तत्वों की प्राप्यता। देखो, किसी पोषक तत्व का मृदा से होकर पौधे तक पहुंचना ही उसकी प्राप्यता कहलाता है। किसी पोषक तत्व का मृदा से होकर पौधे तक पहुंचना ही उसकी प्राप्यता कहलाता है। यदि पोषक तत्व पौधे को आसानी से उपलब्ध हो जाता है तो यह माना जाता है कि पोषक तत्वों की प्राप्यता अधिक है, तथा यदि किसी कारणवश मृदा में होते हुए भी पौधे को उपलब्ध नहीं होता तो इसकी प्राप्यता कम मानी जाती है। देखो, अगर कोई पोषक तत्व मृदा में है ही नहीं तो वो पौधे को नहीं मिलेगा, इसका प्राप्यता से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई पोषक तत्व मृदा में है ही नहीं तो वो तो पौधे को मिलने से नहीं रहा। अब यदि पोषक तत्व जो है ना वो मृदा में तो है और पौधे को नहीं मिल रहा, उस समय उसकी प्राप्यता क्या होगी? कम, यानी होते हुए भी नहीं मिल रहा है। और अगर है और आसानी से मिल गया तो प्राप्यता क्या होगी? अधिक होगी। तो वास्तव में पोषक तत्व की प्राप्यता क्या है? किसी पोषक तत्व का मृदा से होकर पौधे तक पहुंचना ही प्राप्यता कहलाता है। अब मृदा में पोषक तत्व आ गया, हमने कैसे भी उर्वरकों के द्वारा छिड़काव करके या खाद से पोषक तत्व मृदा में पहुंचा दिया, लेकिन वो पोषक तत्व आसानी से पौधे को मिले कोई जरूरी नहीं है। अब उस पोषक तत्व को पौधे तक पहुंचना जो है ना वो पीएच बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है। कुछ पोषक तत्व कम पीएच पर जाते हैं, कुछ ज्यादा पीएच पर जाते हैं, तो वो चीजें बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देख लो कि पोषक तत्व की प्राप्यता होती क्या है। तो इधर एक तरफ साइड में हेडिंग डालो, मृदा पीएच का पोषक तत्वों की प्राप्यता पर प्रभाव, और सबसे पहले लिखना प्राप्यता। पोषक तत्वों की प्राप्यता, ये चीज क्या होती है इसको डिफाइन किया है, पहले ये उतार लो, उसके बाद हम बात करेंगे। सबसे पहले होता है प्राप्यता क्या होती है, फिर कौन से पीएच पे किसकी प्राप्यता ज्यादा होगी कम होगी वो देखा जाएगा।
उतार लिया। चलो अब देखते हैं कि कौन से पोषक तत्व किस पीएच पर अधिक उपलब्ध होते हैं, ठीक है ना, वो देखो। अब एग्जांपल की बात कर रहे हैं, एग्जांपल, इसमें एग्जांपल चलेंगे, ठीक है ना। नंबर ए FeAl व Mn, इन तीन आयनों की बात कर रहा हूं। सबसे पहले ये पोषक तत्व है आयरन, Mn और Al, FeAl व Mn, ठीक है ना। ये तीनों ही अम्लीय आयन है। आपने Al को अम्लीय आयन के रूप में पढ़ा है पहले से ही। Mn पीछे एग्जांपल में आ गया था। Fe अब याद रखना, FeAl और Mn तीनों ही अम्लीय प्रभावी आयन है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम ये वो क्षारीय भस्म आयन है। तो FeAl और Mn अम्लीय आयन है, तो इनका प्रभाव अम्ल में ज्यादा होगा। यानी यदि पीएच कम होती है तो ये आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, पीएच ज्यादा है तो ये अम्लीय आयन है, इनकी विलेयता घट जाती है और ये आसानी से उपलब्ध नहीं होते। तो फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है ना, देखो क्या लिखोगे, आयरन, एल्यूमिनियम व मैग्नीज कम पीएच पर घुलनशील होते हैं तथा पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, परंतु पीएच का मान बढ़ने पर इनकी विलेयता घट जाती है। ध्यान रखना, अधिकांश आयन जो है ना वो घुलकर ही मृदा विलयन से पौधे के पास पहुंचते हैं। अब जो अविलेय है वो तो पहुंचेगा नहीं, तो इनकी विलेयता घट जाती है। अतः इनका हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होता है। हानिकारक प्रभाव का मतलब होता है ये उपलब्ध नहीं होते, अतः इनका हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होता है, अर्थात ये पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाते, यानी प्राप्यता घट जाती है। ये हो गया पहला। FeAl और Mn ये तीनों कम पीएच पे ही क्या होते हैं, पौधों को उपलब्ध होते हैं। यदि पीएच बढ़ा दी तो इनकी प्राप्यता क्या होगी, घट जाएगी। सबसे पहले ये होता है नंबर ए। हो गया। अब देखो इसके साथ एक और चीज याद रह जाएगी, नंबर बी, ZnCu, FeAl और Mn हो गया। इसके साथ ही ZnCu, जिंक यानी Zn यानी जिंक, Cu यानी कॉपर और कोबाल्ट, ये तीनों भी क्या होते हैं, 6.5 पीएच तक ही उपलब्ध होते हैं। उदासीन या और ज्यादा होने के बाद इनकी प्राप्यता भी घट जाती है। तो इनमें भी डिटेल ले लिखेंगे, डिटेल हो चुकी है, आगे डिटेल ले लिखेंगे। तो क्या लिखोगे, ZnCu है Cu, ठीक है, ये धनायन या ब्रैकेट में क्या लिखना, पोषक तत्व है, केवल अम्लीय माध्यम में ही आसानी से
प्राप्य होते हैं। पीएच बढ़ने पर इनकी प्राप्यता घट जाती है। तुम्हें करना क्या है, ये ध्यान रखना है कि FeAl Mn Zn Cu और Co तीनों ही क्या होते हैं, कम पीएच पे अधिक प्राप्य, अधिक पीएच पे कम प्राप्य। यानी जैसे जैसे पीएच बढ़ाते जाओगे इनकी प्राप्यता घटती जाएगी। उतार लो। उसके बाद देखो नंबर सी, नंबर सी नाइट्रोजन पौधों के लिए सबसे पोषक तत्व है। पौधों को हरा भरा बनाए रखने के लिए, मासल बनाए रखने के लिए यही जरूरी होता है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन देखो क्या है, नाइट्रोजन पोषक तत्व की अधिकतम प्राप्यता, अधिकतम प्राप्यता पीएच 6 से 8 के बीच होती है। यानी 6 से 8 लगभग उदासीन, 6, 7 और 8 लगभग उदासीन इसके बीच होती है। 6 से कम होने पर नाइट्रोजन की प्राप्यता घट जाएगी और 8 से ज्यादा होने पर क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन पोषक तत्व की अधिकतम प्राप्यता 6 से 8 पीएच के बीच होती है। पीएच घटाने पर या पीएच बढ़ाने पर दोनों ही स्थितियों में नाइट्रोजन की प्राप्यता घट जाती है। ना तो अम्लीय मृदाओं में नाइट्रोजन की प्राप्यता अधिक होती, ना ही क्षारीय मृदाओं में नाइट्रोजन की प्राप्यता अधिक होती। लगभग उदासीन मृदाओं में ही नाइट्रोजन की प्राप्यता क्या होती है, अधिक होती है। तो ये भी उतार लो। नाइट्रोजन की प्राप्यता क्या होती है, 6 से 8 की उदासीन की श्रेणी में आती है। क्षारीय मृदाओं में भी नाइट्रोजन की प्राप्यता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और अम्लीय मृदाओं में भी नाइट्रोजन की प्राप्यता घट जाएगी। हो गया, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट कैटेगरी में पूरे के पूरे प्राथमिक पोषक तत्वों को ले लेते हैं। एनपीके, एन यहाँ आ चुका है, फास्फोरस और पोटास या पोटेशियम, एनपीके। तो देखो जी, जब नाइट्रोजन कि हमें पता है कि 6 से 8 के बीच में है, तो एनपीके के साथ में आया है। तो देखो नाइट्रोजन अपनी प्रॉपर्टी तो छोड़ेगा नहीं, इसका मतलब एनपीके भी क्या आएंगे, इसी श्रेणी में आएंगे, ठीक है ना। तो एनपीके, तो देखिए एनपीके अर्थात प्राथमिक पोषक तत्व है, पोषक तत्व की अधिकतम प्राप्यता 6.5 से 7.5 पीएच के मध्य होती है। 6.5 से 7.5, ठीक है ना। नाइट्रोजन 6 से 8 है, लेकिन अधिकतम 6.5 से क्या होगी, 7.5, यानी लगभग उदासीन, ठीक है। और इसके बाद देखो एनपीके जो है वो प्राथमिक पोषक तत्वों में आते हैं, ऐसे ही द्वितीयक पोषक तत्व भी है, ठीक है ना। उसमें आता है
सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, SCAMG, ये कौन से हैं? द्वितीयक पोषक तत्वों की अधिकतम प्राप्यता 6.5 से 7.5 pH के मध्य होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 6.5 से 7.5। इसी pH पर सारे प्राथमिक पोषक तत्व और इसी pH पर सारे द्वितीयक पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं। तो 6.5 से 7.5 pH के मध्य होती है। उदाहरण प्राथमिक द्वितीयक हो गए। अब कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व है, लघु मात्रिक पोषक तत्व, उनकी भी बात करेंगे। उतार लो फटाफट। NPK और SCA और Mg, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। अब एक बात ध्यान रखना, इनमें से तुम्हें जो चीज क्षारीय लगे कि ये पोटेशियम है, क्षारीय है, कैल्शियम क्षारीय है, मैग्नीशियम क्षारीय है, इनके अगर pH बढ़ाओगे तो भी इनका कोई खास प्राप्यता में अंतर नहीं आएगा। ये हो सकता है अगर तुम 8 कर दोगे तो हो सकता है सल्फर की प्राप्यता घट जाए, लेकिन इनकी प्राप्यता क्या होगी? घटेगी नहीं, उतनी रहेगी। तो हमने क्या कर लिया? ग्रुप बना लिया ताकि कंफ्यूजन ना रहे। बाकी क्षारीय आयनों की pH बढ़ाने पर उनकी प्राप्यता जो होती है वो घटती नहीं है, अम्लीय आयनों की pH घटाने पर प्राप्यता घटती नहीं है। अब देखो नेक्स्ट, F। अब बात करते हैं मोलिब्डेनम की। मोलिब्डेनम कम pH पर प्राप्यता बहुत कम होती है। 6 से अधिक pH पर प्राप्यता बढ़ती जाती है। 6, 7, 8 इसमें इसकी प्राप्यता क्या होती है? अधिक होती है। इसके बाद बोरोन 4 से 7 pH पर अधिक प्राप्यता, 4 से 7 pH पर अधिक प्राप्यता। इसे कम करोगे तो प्राप्यता घट जाती है, अधिक करोगे तो प्राप्यता क्या हो जाती है? घट जाती है। सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज इत्यादि, इनकी बात करें। सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज इत्यादि की बात करें तो देखिए जितने भी सूक्ष्म जीव है इनकी प्राप्यता जो होती है वो 5 से बढ़ती है और आगे बढ़ती ही जाती है। ठीक है ना? तो 5.2 मान लो, 5.2 pH से अधिक pH पर इनकी प्राप्यता बढ़ती जाती है। अम्लीय माध्यम यानी इसे कम pH पर, अम्लीय माध्यम में ये अक्रिय प्रकार के हो जाते हैं। अम्लीय माध्यम में ये अक्रिय प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हमने भिन्न भिन्न पोषक तत्वों पर सूक्ष्म जीव, फंगस वगैरह सब देख लिए कि किन की प्राप्यता किस pH पर कितनी होती है। ठीक है ना? तो ये लो जी, मोलिब्डेनम, बोरोन, ध्यान रखना बोरोन जो है ना ये पोषक तत्व की बजाय पोषक तत्वों को नुकसान पहुंचाने वाला अधिक होते हैं, क्योंकि बोरोन के विषैले प्रभाव उत्पन्न होते हैं।
ठीक है ना। और ये सब के सब जो है पोषक तत्व है या कुछ नुकसान पहुंचाने वाले जो पदार्थ है वो किस पीएच पर कितनी प्राप्यता से हो पाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं कल की क्लास में। ओके बाय।